चलें उठें। उन्हें सोफे पर बिठाते हुए उनकी नज़र केक पर पड़ी तो पलट कर केक की प्लेट और माचिस उठाकर सोफे पर आ बैठे। प्लेट टेबल पर रखकर उन्होंने मोमबत्ती जलाई और केक काटने की छुरी उठाकर बाबा जान को पकड़ाई। फिर उसे देखकर बोले, वहां क्यों खड़ी हो, इधर आओ। और वो आकर बाबा जान के दूसरी तरफ बैठ गई। दादा जान केक काट लें। क्या बाबा जान बच्चे केक काटने को कह रहे हैं? अब के जरा ध्यान से उन्होंने अपने आसपास देखा। तानिया हाथ में छुरी लिए मुंतजिर सी उनके साथ बैठी थी, जबकि मरियम दूसरी तरफ थी और उजैर सामने बैठे थे। सबकी तरफ देखकर पूछा, नूरुल हुदा नहीं आया? नहीं, और अब तो 12 बजने वाले हैं। दादा जान केक काट लीजिए। हाँ, और सालगिरह तो अपनी तारीख पर ही अच्छी लगती है। तानिया की बात पर बरसों पहले किसी का कहा जुमला शिकस्ता अंदाज में उनके लब से अदा हुआ था। याद माजी अजाब है यारब, छीन ले मुझसे हाफिजा मेरा। एतवार का दिन था। फायजा कुछ देर पहले जागी थी और अभी नाश्ते से फारिग ही हुई थी कि उसे मुलाजमा ने तानिया की आमद के बारे में बताया। वो फौरन ही ड्राइंग रूम में चली गई। मुझे शायान के घर ले चलो। सलाम दुआ के बाद जो पहली बात तानिया ने कही वो यही थी। वो गड़बड़ा गई थी, फिर संभल कर बोली, तुम बैठो, चाय आती होगी, फिर बात करते हैं। उसने फायजा का बाजू गिरफ्त में लेकर कहा, फायजा मुझे शायान से मिलना है अभी और इसी वक्त। फायजा ने गहरी सांस खींचते हुए उसे अपने साथ बिठा लिया और उसे टेंस होते देखकर तानिया ने पूछा, क्या बात है? शायान कराची में नहीं है? तवफ़्फ़ुक़ के बाद वो फिर बोली, उसकी पोस्टिंग हो चुकी है और 3 दिन पहले वो अपना चार्ज संभालने के लिए सखर जा चुका है। तानिया के लिए ये इत्तला इस कदर गैर मुतवक्के थी कि वो काफ़ी देर कुछ बोल ही ना सकी। बहुत देर की खामोशी के बाद उसने बेयकीनी से कहा, वो मुझसे मिले बगैर चला गया? फिर उसने शाकी नज़रों से फ़ायज़ा को देखा। और तुमने भी मुझे अनजान रखा? मुझे ऐसा करना पड़ा। वो जल्दी से सफाई देती हुई बोली। जवाद के एंगेजमेंट के दूसरे ही दिन उसकी पोस्टिंग के ऑर्डर आ गए थे, मगर शायान ने मुझे मना कर दिया था कि तुम्हें ना बताऊं। फिर जब मैंने उससे कहा कि तुम उसे बात करना चाहती हो तो उसने कहा कि वो तुमसे बात नहीं कर सकता। पता नहीं क्यों, मगर मुझे वो काफ़ी अपसेट लग रहा था। फ़ायज़ा चुप हुई तो तानिया ने कहा, बात नहीं कर सकता? मगर क्यों? ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ कि वो मुझसे बात भी ना करे। तुमने उससे पूछा नहीं वो ऐसा क्यों कर रहा है? तानिया भी अब हैरत में थी। फ़ायज़ा ने उसकी तरफ देखा ही नहीं। सर झुकाकर बोली, पूछा था लेकिन उसने कुछ बताया ही नहीं। तो मैंने सोचा शायद तुम दोनों में अनबन हो गई हो। हमारे बीच तो कुछ नहीं हुआ। तानिया ने फौरन तजदीद की। इम्पॉसिबल। फ़ायज़ा ने मानने से इनकार कर दिया। कुछ तो बात होगी। बिना किसी बात के वो ताल्लुक क्यों ख़त्म करेगा? उसने तुमसे कुछ कहा तो होगा। यकीन करो फ़ायज़ा, कोई बात ही नहीं हुई। वो परेशान सी होकर चुप हो गई। फिर जैसे याद आने पर बोली, लेकिन एंगेजमेंट वाले दिन वो मुझसे कुछ कहना चाहता था। क्या? फ़ायज़ा को तजस्सुस हुआ। पता नहीं, तानिया ने जानबूझकर ये बात छुपा ली कि उसके ख़्याल में शायान उस दिन उसे प्रपोज़ करने वाला था। वो कहने ही वाला था कि तुम और अंकल वहाँ आ गए, फिर वह कोई बात किए बगैर ही चला गया। वो रुकी, फिर तल्ख़ सी हँसी के साथ बोली, वो तो हमेशा ही कुछ कहे बगैर चला जाता है। मुलाज़िमा उसी वक्त चाय की ट्रॉली के साथ अंदर आई तो दोनों चुप कर गई। मुलाज़िमा के जाने के बाद फ़ायज़ा ने चाय का कप उठाकर तानिया के हाथ में पकड़ाते हुए कहना शुरू किया, पर तानिया, तुम शायान की तरफ से पहल का इंतज़ार क्यों करती हो? खुद से क्यों ना कह दिया? दोनों हाथ से कप पकड़े वो बेबसी से बोली, कैसे कह देती, जबकि मैं ये भी नहीं जानती कि वो मुझसे मोहब्बत करता भी है या नहीं। तो तुम मुझसे मोहब्बत करती हो ना? क्या ये काफ़ी नहीं है? तानिया ने कुछ कहे बगैर कप टेबल पर रखकर खड़ी हो गई। मैं अब चलूंगी। फ़ायज़ा ने उसे रोकना चाहा लेकिन वो ठहरी ही नहीं। फ़ायज़ा ने उसे बाहर तक छोड़ने आई। तानिया का रुका दरवाज़ा खोलने के लिए की होल में चाबी डाल रही थी जब उसने फ़ायज़ा को कहते सुना, एक बात मानोगी तानिया, अगर वो नहीं कहता तो तुम कह दो, और अगर नहीं कह सकती तो इस इंतज़ार को ख़त्म करके आगे बढ़ जाओ। कब तक इस पुल सिराग पर खड़ी रहोगी? तकलीफ़ में रहोगी, या तो हट जाओ या गुज़र जाओ। ठहरना मत, ठहरने वाले का पूर ज़ख्म बन जाता है। वो चुपके से कार में बैठी और चली गई। तुम्हारे अंदेशे चाहे कितने ही दुरुस्त होते शायान, मगर आगाही के बाद जुदाई बख्शने का तुम्हें कोई हक नहीं था। फ़ायज़ा ने तासिफ से सोचा। एक हाथ में फाइल्स और दूसरे में दुपट्टा पकड़े उसकी आमद काफ़ी अफरा-तफरी में हुई थी। नूरुल हुदा ने अखबार नीचे करके उसे देखा। मैं सोच रहा हूँ देर से ऑफिस वालों की तनख्वाह काटना शुरू कर दूँ। मरियम उनकी तरफ देखकर हंसी। ऐसा मत करो नूरुल हुदा, वरना तनख्वाह के नाम पर तानिया के हाथ कुछ भी नहीं आएगा। वेरी फनी। फाइल्स और दुपट्टा साथ वाली चेयर पर रखकर हाथ में पकड़ा क्लिप लापरवाही से सिल्की ब्राउन बालों में अटकाते हुए बुरा मानकर बोली, वैसे पापा एक बात मैं आपको बता दूं, जिस दिन आपने मेरी तनख्वाह काटी अगले दिन मैं रिजाइन कर दूंगी। धमकी दे रही हो? वो आंखें निकाल कर बोले। आप भी तो दे रहे हैं, आराम से कहकर उसने स्लाइस उठा लिया। अच्छा आराम से खाओ। उसे जल्दी जल्दी स्लाइस मुंह में ठोसते देखकर मरियम ने टोका। नूरुल हुदा ने अखबार लपेटकर साइड में रख दिया। इन्हें एक बात देखकर मरियम ने चाय का कप सामने रखते हुए गिलास में जूस निकालकर उन्हें थमाया। नाश्ते के बाद अखबार पढ़ना उनका मामूल था।
फिर अखबार से फारिग होकर जूस पीते और ऑफिस के लिए निकल जाते। जितनी देर में उन्होंने जूस पिया, तान्या नाश्ता निमटा चुकी थी। उसने नैपकिन से हाथ साफ करके दुपट्टा गले में डाला। पापा चलें, तुम बाद में चली जाना। उनसे पहले मरियम बोल पड़ी। फिर उस पर निगाह हटाकर उन्होंने नूरुल हुदा को देखा। मैं तानिया से कुछ बात करना चाहती हूँ। ओके, उन्होंने एतराज नहीं किया। अच्छा सुनो, उन्हें उकता देकर वो मजीद बोली। ऑफिस जाने से पहले बाबा जान से मिलते जाना। रात उनकी तबीयत काफी खराब थी। उनका मूड एकदम से बदल गया और रुखाई से बोले, मैं बिजनेसमैन हूँ, डॉक्टर नहीं। वो चले गए तो तानिया मरियम की तरफ मुड़ी। समझ नहीं आता मामा, आखिर पापा दादा जान के साथ इतना रूड बिहेव क्यों करते हैं? क्या आप जानती हैं उन दोनों के दरमियान क्या टेंशन है? मैं कैसे जान सकती हूँ? उन्होंने फौरन लाइल्मी का इजहार किया। मैं इन दोनों को हमेशा ऐसा ही देखा है। अब तो खैर आदत हो चुकी है, लेकिन शादी के इब्तदाई सालों में मैं भी परेशान हो जाया करती थी। एक दो दफा नूरुल हुदा से पूछा भी तो कहने लगे तुम्हारा वहम है, वो शायद बताना नहीं चाहते। इस ख्याल से मैंने कभी ज्यादा कुरेदा नहीं, और अब तो मुझे भी अपना ये वहम ही लगता है। तुम खुद गौर करो, नूरुल हुदा किम के साथ रवैया अपनी जगह, मगर वो कभी कभी बाबा जान की तरफ से गाफिल नहीं हुए और मुझसे हमेशा यही कहा है कि बाबा जान मेरे बच्चों के दादा हैं और उनकी हैसियत में कभी फर्क नहीं आना चाहिए। यूं भी दोनों के बीच नाराजगी की कोई वजह तो नजर नहीं आती। फिर उसका गाल थपकाते हुए कहा, इन बातों को इतना सीरियसली मत लिया करो। आप मुझसे कुछ बात कहने वाली थी। उषा झटक कर बोली, हाँ आओ तुम्हारे रूम में चलकर बात करते हैं। तानिया अपनी फाइल्स उठाकर उनके साथ उठ खड़ी हुई। अपने कमरे से ब्रीफ केस उठाया कर दो दो सीढ़ियां उतरते हुए वो लाउंज में आई तो बजाय आगे बढ़ने के रुक गई। बाबा जान की खराब तबीयत को सुनकर वो परेशान हो गए थे और तफकरान के चेहरे से भी नजर आ रहा था। कुछ पल ठहर कर वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते उनके कमरे दरवाजे पर जा रुके और दस्तक के लिए हाथ उठाए। फिर पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने उठते हाथ की मुट्ठी बनाकर भींच लिया। अचानक ही उनके चेहरे से वे हिसी झलकने लगी थी। फिर वो मुड़े और तेज कदमों से चलकर बाहर निकल गए। तानिया दोनों पैर उठाए बेड पर बैठी थी और मरियम उससे कुछ फासले पर गहरी सोच में डूबी थी। तानिया ने खुद से कुछ पूछना मुनासिब नहीं समझा तो चुप करके उन्हें देखने लगी। वो हमेशा की तरह ही सिल्क की साड़ी पहने हुए थी। तानिया ने कभी भी उन्हें ज्यादा लंबे बालों के साथ नहीं देखा। उस वक्त उनके लहरदार बालों के स्टेप कटिंग कमर के खाम से कुछ ऊपर ही खत्म हो रही थी। वो कभी सचमुच ही गहरे काले रंग के हुआ करते थे, मगर अब 48 बरस की उम्र में उन्हें पाबंदी से डाई कराना पड़ता था। अलबत्ता उनका फिगर पर उम्र का कुछ खास असर नहीं पड़ सका। सोते सोते अब की उसकी जहनी रूह नूरुल हुदा की तरफ मुड़ चुकी थी। उसने अपनी उम्र की कई लड़कियों को उन पर स्नैल्टी को सराहते सुना था। कनेप्टॉन से उनके बाल सफ़ेद हो चुके थे, जिन्हें इन्होंने कभी कलर करने की ज़रूरत महसूस नहीं की। उनके उठने बैठने, चलने फिरने और बोलने में भी खुद एतमादी झलकती थी। वो मुतासिर कुन शख्सियत के मालिक थे। उन दोनों लोगों के साथ देखकर तानिया के दिमाग में एक ही बात आई, वेट फॉर ईच अदर। अभी भी यही सोचकर उसके होंठों पर मुस्कुराहट आ गई थी, जिसे फौरन ही दबाते हुए उसने मरियम से कहा, मामा मुझे भी ऑफिस भी जाना है। हाँ मुझे याद है। वो बोलकर फिर रुकी, कुछ सोचा, फिर आखिर उसे मुखातिब भी कर लिया। तुम्हें आंसर कैसा लगता है? उसने मोहतात अंदाज में जवाब दिया। जैसा है वैसा ही लगता है, उसने मोहतात अंदाज में जवाब दिया। यही तो पूछ रही हूँ, कैसा है? वो जोर देकर बोले, मुझे क्या मालूम। उसने पहलू तही की। मालूम क्यों नहीं है? आखिर तुम दोनों बचपन के दोस्त हो। बचपन की दोस्ती तो मामा बचपन में ही खत्म होगी, जब वो पढ़ने के लिए अब्रॉड चला गया। अब वो मेरा दोस्त नहीं है, सिर्फ फारूकी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का वेंडर है। और अगर वो मेरे लिए कुछ भी है तो बस तैमूर अंकल का बेटा, इसके अलावा कुछ नहीं। इस बार वो बोली तो उसके लहजे में कोई गुंजाइश नहीं थी। मरियम ने सांस भरकर कह ही दिया, अंसर ने तुम्हें प्रपोज किया है खुद। वो हैरान हुई। मुझसे तो अरूसा ने ही बात की है, मगर जाहिर है कि बेटी की मर्जी से ही की होगी। वो खामोश बैठी रही। वो बाकायदा तौर पर रिश्ता लेकर आने की इजाजत मांग रही है। तुम्हारे पापा को भी प्रपोजल अच्छा लगा है और दादा जान ने भी अप्रूव कर दिया है, मगर जाहिर है आखिर फैसला तो तुमको ही करना है। सोच समझ कर जवाब देना मामा। लेकिन उसने कुछ बोलना चाहा पर मरियम ने बीच में ही रोक दिया। देखो इस बार कोई टाल मटोल नहीं चलेगी। जब तक तुम पढ़ रही थी तब तक तो ठीक था, पर अब जो साल भर से तुम बहाने बना रही हो वो मेरी समझ से बाहर है। मुझे समझ नहीं आता कि तुम शादी के बारे में कब सीरियस होगी। मामा प्लीज इस जिक्र को अभी रहने दें। उसने कोशिश करके बोल ही दिया, मगर उन्होंने जैसे सुना ही नहीं। तुम्हें कुछ अंदाजा है तुम्हारी उम्र कितनी हो चुकी है? जाहिर सी बात है ये सवाल उसके से जवाब मांगने के लिए नहीं किया गया था। 24 साल, वो बोली। और जब मैं 24 साल की थी तो तुम मेरी गोद में थी। वो रुक कर उसकी फक हुई शक्ल देकर बोली, मैंने भी तुम्हारे तुमसे कहा है और अब फिर कह रही हूँ, अगर तुम्हें अपनी कोई चॉइस है तो खुलकर कह दो। मुझे या किसी भी दूसरे शख्स को कोई इतराज नहीं होगा। उसकी आंखों में एकदम ही शायान का चेहरा उभरा तो उसने सख्ती से पलकें बंद की, फिर खोल कर उन्हें देखा। और अगर तुम्हारी कोई चॉइस नहीं है तो बेटा मैं कहूंगी कि तुम्हारे लिए अंसर से बेहतर कोई और हो ही नहीं सकता।
انہوں نے توقف کیا، پھر پیار سے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ تانیہ، یہ وقت جو اس پل تمہارے ہاتھ میں ہے بہت خوبصورت ہے، اسے نہ گواؤ۔ میں جاؤں؟ کچھ دیر کے بعد اس نے ہلکے سے پوچھا۔ ہاں جاؤ، انہوں نے اجازت دیتے ہوئے کہا۔ ان کے پاس سے اٹھ کر وہ دادا جان کے پاس آ گئی۔ تم گئی نہیں؟ وہ خلاف معمول اس وقت اسے گھر میں دیکھ کر حیران ہوئے۔ بس جا رہی ہوں۔ پھر بیڈ پر ان کے برابر ٹکتے وہ بولی جہاں وہ نیم دراز ہے۔ اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ تمہیں دیکھ کر ٹھیک ہو گئی ہے؟ وہ کستن مسکرائی۔ اظہر فاروقی کچھ جھجکے، پھر پوچھا نور الہدیٰ بھی گھر پر ہے؟ نہیں، وہ آفس جا چکے ہیں، آہستہ سے کہہ کر اس نے ان کا ہاتھ چوم کر کہا۔ آئی لو یو دادا جان۔ وہ جانتی تھی کہ یہ الفاظ ان کی تکلیف کا نیبل بدل نہیں ہو سکتے، پھر بھی وہ مسکرائے تو حوصلہ ہوا۔ پھر انہوں نے اللہ حافظ کہہ کر وہ باہر پورچ میں آ گئی۔ اپنی کار ریورس کر رہی تھی کہ ڈاکٹر سراج بیکو من میں گیٹ سے نظر آتے دکھائی دیتے۔ وہ گاڑی میں بیٹھے بیٹھے ہی کھڑکی سے سر نکال کر بولی، ڈاکٹر صاحب آپ اس وقت ویسے ٹھیک وقت پر آئے ہیں، دادا جان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں۔ وہ کھڑکی کے پاس جھکتے ہوئے بولی، ہر منگل کو مجھے کرنل صاحب کے چیک اپ کے لیے آنا ہی پڑے گا، اور آج بھی میں شام کو آنے ہی والا تھا، پر فاروقی صاحب کا فون آیا کہ کرنل صاحب کی طبیعت ناساز ہے، تو میں صبح آ گیا۔ آپ کو پاپا نے فون کیا ہے؟ وہ خوشگوار حیرت سے بولی۔ ہاں۔ اچھا، وہ ہنسی۔ یہ بات دادا جان کو ضرور بتائیے گا۔ بتا دوں گا، وہ نہ سمجھی سے بولے، اور تانیہ نے حیرت چھوڑ کر اپنی کار نکال لی گئی۔ دن ہفتوں اور ہفتے مہینوں میں کتنی تیزی سے بدلتے جا رہے ہیں۔ یوں ہی کیلنڈر کو دیکھتے ہوئے تانیہ کو احساس ہوا کہ شایان کو سکر گئے 2 مہینے سے زیادہ ہو چکے تھے، اور اس تمام عرصے میں شایان کی صورت دیکھنا تو دور، اس نے شایان کی آواز تک بھی نہیں سنی تھی۔ حالانکہ اس کا دل بہت چاہا کم از کم ایک بار تو اسے فون کر لے، مگر اس نے سختی سے خود کو روک لیا۔ وہ اتنی عذرا بھی نہیں تھی۔ انٹر کام کی بے پر اس کا دھیان ہٹا تھا۔ ہیلو، انٹر کام کا بٹن پریس کرتے ہوئے اس نے کہا، میڈم مس فائزہ آپ سے ملنا چاہتی ہیں۔ ہاں، اندر بھیجو، اور چائے بھی۔ فائزہ کے نام پر وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ تانیہ حیران ہو کر فائزہ کی یوں آفس آنے کی وجہ سوچنے لگی۔ چند لمحوں بعد فائزہ ایک دم سے اس کے آفس کا دروازہ کھول کر اندر آئی، اور آتے ہی بولی، شایان کے فادر کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ تانیہ کتنی ہی دیر کچھ بول نہ سکی، پھر کوشش کر کے اس نے خود کو ہلنے پر آمادہ کیا۔ وہ ٹھیک ہے؟ سمجھو جان بچی ہے۔ فائزہ خود بھی پریشان نظر آ رہی تھی۔ یہ بھی بڑی بات ہے، تانیہ نے اسے دلاسا دینے کو کہا، پھر پوچھا، اب ان کی کنڈیشن کیسی ہے؟ ابھی تو صبح انہیں روم میں شفٹ کر دیا گیا ہے، پرسوں رات سے تو آئی سی یو میں تھے۔ تانیہ کو خیال آیا کہ جب سے وہ آئی ہے کھڑی ہے۔ اچھا بیٹھ تو جاؤ۔ نہیں، وہ اسی طرح کھڑی رہی۔ میں ہسپتال جا رہی ہوں، راستے میں تمہارا آفس آیا تو سوچا تمہیں اطلاع کر دوں۔ میں بھی چلتی ہوں تمہارے ساتھ، تانیہ نے جلدی سے کہا، پھر انٹر کام پر طارق صاحب کو بیٹھنے کا کہہ کر اپنے سامنے کھلی فائل سمیٹنے لگی۔